जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित भाग 2। इसका पहला वीडियो जो सो हमने यूट्यूब पर डाला है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जो है सो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। ठीक है, तो अल्फांसो एवं आम्रपाली आम की प्रजाति है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि आम्रपाली या अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है तो किसकी? आम की एक प्रजाति है। ठीक है, और उसके बारे में आम्रपाली के बारे में आगे कह रहा है कि आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है। ठीक है, आम्रपाली दशहरी नीलम का संकरण है, यानी कि बीज है, उससे उत्पत्ति है। तो आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ट्रिटिकेल गेहूं राई तथा पोमेटो आलू टमाटर का संस्करण है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ट्रिटिकेल किसका जो है सो संस्करण है तो गेहूं और राई के, यानी कि गेहूं और राई के मिलाने से बना है ट्रिटिकेल। अगर आपसे पूछे कि पोमेटो जो है सो किसका संस्करण है, यानी कि क्रॉस है, तो आलू और टमाटर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कह रहा है कि ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। ठीक है, ट्रिटिकेल की उत्पत्ति कहाँ में हुई? स्वीडन में हुई। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम कपास का संस्करण बीज तैयार करने वाला देश भारत है, यानी कि कपास का संकर बीज जो है सो किस देश द्वारा तैयार किया गया था? सबसे पहले तो भारत द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि गन्ना का लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गन्ना का लाल सड़न रोग किसके कमी के कारण होता है तो फफूंदी के कारण, यानी कि रेड रॉट रोग। लाल सड़न रोग को रेड रॉट रोग भी कह सकते हैं। ठीक है, और जबकि मटर का मार्स रोग किसके कारण होता है? मैग्नीज के कमी के कारण होता है। फिर आगे कह रहा है कि नींबू में डाइवैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। तो अगर आपसे पूछे कि नींबू में डाइवैक तथा लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है तो कॉपर की कमी के कारण होता है, जबकि गन्ना में लाल सड़न रोग फफूंदी के कारण और मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कारण। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है तो जस्ता के कमी के कारण होता है। आगे कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में कहाँ में हुई थी तो राजस्थान राज्य में हुई थी। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। ठीक है, तो भारत में फसल बीमा योजना जो सो कब लागू की गई थी तो 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई थी। फिर आगे नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं स्क्रॉल। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना फल खजूर है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना फल जो है सो क्या है तो खजूर है। नेक्स्ट कह रहा है कि बैर को गरीबों का मेवा कहा जाता है। ठीक है, तो गरीबों के मेवा कहा जाता है किसे तो बैर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि गरीबों की सेव किसे कहा जाता है तो अमरूद को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गरीबों की सेव कहा जाता है अमरूद को, गरीबों की मेवा कहा जाता है किसको? बैर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फलों का राजा आम तथा रानी लीची है, यानी कि फलों का राजा कहा जाता है किसे तो आम को, और फलों की रानी कहा जाता है किसे तो लीची को। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आगे कह रहा है मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। ठीक है, तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। ठीक है, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि फलों के राजा आम,
रानी लीची मसालों की रानी इलायची को कहते हैं, जबकि अनाज की रानी किसे कहा जाता है तो मक्का को कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट आगे है, कह रहा है कि कृत्रिम रेयॉन सिल्क कहलाता है। ठीक है, तो कृत्रिम रेयॉन को किस नाम से जाना जाता है तो सिल्क के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है उसके बारे में कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि डॉक्टर वी.पी. पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि गुलाब का पिता कहा जाता है किन्हें तो डॉक्टर वी.पी. पॉल को। ठीक है, भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है किन्हें तो डॉक्टर वी.पी. पॉल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, कह रहा है नेक्स्ट है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जबकि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो रांची में स्थित है या नामकुम। ठीक है, रांची में नामकुम जगह पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि लाल क्रांति मांस उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लाल क्रांति किससे संबंधित है तो मांस उत्पादन से या तो टमाटर उत्पादन से। अगर आपसे पूछे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है तो तिलहन के उत्पादन से। नेक्स्ट आगे कह रहा है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि रजत क्रांति किससे संबंधित है तो अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति किससे संबंधित है तो उर्वरक से संबंधित है। ठीक है, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है तो मसाला से, जबकि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है तो पेट्रोलियम से। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है तो झींगा मछली उत्पादन से। अगर पूछे कि गोल क्रांति किससे संबंधित है तो आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ में स्थित है तो कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। ठीक है, तो भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, जबकि भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। वहीं पर कह रहा है आगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो तीनों को याद रखेंगे कि भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में, जबकि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बगीचा बेंगलोर को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे एक बार फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि भारत के बगीचा किसे कहा जाता है तो बेंगलुरु को कहा जाता है, जबकि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है तो कपूरथला को कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चावल या धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, जबकि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाती है, यानी कि भारत का अन्न भंडार कहा जाता है किस राज्य को तो पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है किसे तो पंजाब राज्य को कहा जाता है। आगे कह रहा है नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, ये सब जो है सो उपनाम दिया गया है कि अंगूर के बगीचा कहा जाता है किसे तो
नासिक को कहा जाता है, जबकि विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, तो याद में रखेंगे कि अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है, तो नासिक को कहा जाता है, जबकि विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि लौंग का द्वीप जंजीबार द्वीप को कहा जाता है, जबकि मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है, तो लौंग द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो जंजीबार द्वीप को, जबकि मसालों का बगीचा कहा जाता है किस राज्य को, तो केरल को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे कह रहा है कह रहा है कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल कटोरा कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल के कटोरा कहलाता है। फिर नेक्स्ट आगे कह रहा है कि केचुआ किसान का मित्र तथा प्राकृतिक का हलवा कहलाता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्राकृतिक का हलवा या किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है उसी के बारे में कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए जो है सो फसल चक्र पद्धति जो है सो अपनाई जाती है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र कहा जाता है या स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, तो पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को जो है सो क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ठीक है, रंध्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। ठीक है, टिश्यू कल्चर कहलाती है। जबकि वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। ठीक है, वृक्षों की मृत काष्ठ को जो है सो हद काष्ठ कहते हैं। तो याद रखेंगे दोनों कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाती है, जबकि वृक्षों की मृत काष्ठ को क्या कहा जाता है, हद काष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे कि कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। ठीक है, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। ठीक है, थैलोफाइटा जो है सो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो अगर आपसे पूछे कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो थैलोफाइटा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्री शैवाल में ऑक्जेलिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो समुद्री शैवाल में अल्जेनिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट आगे कह रहा है सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कॉम्प्रेस्ट्रीज है। ठीक है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्रेसिका कॉम्प्रेस्ट्रीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो फिर इसके बारे में कह रहा है कि शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। तो नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। एक बार फिर से देखिए, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो 12 जुलाई 1982 को। अगर आपसे पूछे कि शिवरामन समिति का संबंध किससे है, तो नाबार्ड से। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, जबकि वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, जबकि वरुण योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति लागू कब की गई थी, तो 1987 में लागू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है
कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किसान का खाद किसे जाता है कहा जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि वन शोध संस्थान देहरादून में, ठीक है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ में है, तो देहरादून में। वन शोध संस्थान कहाँ में स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। जबकि सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जबकि सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसी के बारे में आगे कह रहा है कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आगे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसी के बारे में आगे कह रहा है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक वसा रेडियर के दूध में होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक वसा किस दूध में होता है, तो रेडियर के दूध में पाया जाता है। फिर आगे नेक्स्ट कह रहा है पशुपालन एवं दूध विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। तो याद रखेंगे कि पशुपालन एवं दूध विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 फरवरी 1991 को हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो एक बार फिर से कह रहा है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो हिसार हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो मखदूम उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, तो मुर्रा। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो जमुना पारी है। ठीक है, जमुना पारी है। आगे कह रहा है कि भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलिस है। ठीक है, तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलिस है। नेक्स्ट कह रहा है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। ठीक है, भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितना परसेंट होती है, तो 7.2% होती है। फिर आगे कह रहा है मेहसाना, सुरती, जाफराबाद, ये सब किसके नस्ल हैं, भैंस के नस्ल हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मेहसाना हो गया, सुरती हो गया, जाफराबादी हो गया, ये सब किसके नस्ल हैं, भैंस के नस्ल हैं। तो आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय गाय को टी कप काऊ, जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि टी कप काऊ किसे कहा जाता है, तो भारतीय गाय को कहा जाता है, जबकि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को कहा जाता है। इसके बारे में आगे कह रहा है कि गरीब की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो बकरी को ही कहा जाता है। ठीक है, गरीबों की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो बकरी को ही कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरिकस है। ठीक है, तो याद रखेंगे बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैप्रा हिरकस। ठीक है, कैप्रा हिरकस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि सानेन नस्ल किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बकरी को विश्व की दूध की रानी जो है सो कहा जाता है किसे, तो सानेन नस्ल के बकरी को कहा जाता है विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, दूध की रानी कहा जाता है। जबकि इसके बारे में आगे कहा था कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो जमुना प्यारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि एंग्लो नुबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। ठीक है, तो जर्सी बकरी किसे कहा जाता है, एंग्लो नुबियन। ठीक है, एंग्लो नुबियन को जो है सो बकरी को जर्सी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। ठीक है, जबकि भैंस का वैज्ञानिक नाम आगे पढ़ाएं, आपको बताएं कि बुबेलिस। ठीक है, तो आगे कह रहा है गायों की सबसे अच्छी नस्ल कॉन्करेज है। ठीक है, गायों की सबसे अच्छी नस्ल क्या है, कॉन्करेज
रेज है। फिर आगे कह रहा है विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पशुपालन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है, जबकि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से प्राप्त किया जाता है। आगे कह रहा है कि देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि देश भर में गाय की 32 नस्ल, भैंस की 7 नस्ल और बकरियों की 21 नस्ल पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। ठीक है, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो डैम कहा जाता है। आगे कह रहा है भैंसों की गर्भ अवधि 310 दिन, बकरी के 150 दिन तथा ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। तो याद रखेंगे कि भैंसों की गर्भ अवधि कितना दिन के? तो 310 दिन के, जबकि बकरी का 150 दिन। ठीक है, बकरी का 150 दिन, जबकि ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। आगे कह रहा है कि एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स रोग जो है सो किस में होता है? तो गाय और भैंस में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि रानीखेत किसकी एक बीमारी है? तो मुर्गियों की जो है सो बीमारी है। ठीक है, न्यूकैसलस रोग विषाणु से होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे रानीखेत किस में होता है? तो मुर्गियों में होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। ठीक है, तो याद रखेंगे मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैलस डोमेस्टिकस है। आगे कह रहा है कि मुर्गी के अंडे का औसतन भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे का औसतन भार कितना ग्राम? 55 ग्राम होता है, जबकि मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना % होती है? तो 12% होती है। तो याद रखेंगे मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होती है 12% और मुर्गी के अंडे का औसतन भार होता है 55 ग्राम, जबकि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि सारंग मधुमक्खी की एक नस्ल है। ठीक है, सारंग जो है सो किसकी एक नस्ल है? तो मधुमक्खी की नस्ल है। फिर उसके बारे में कह रहा है मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। ठीक है, तो मधुमक्खी की मध में शर्करा कै % होती है? तो 78% होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिज है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओविस एरिज है। फिर आगे कह रहा है भेड़ के बारे में कि भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन का होता है। ठीक है, तो भेड़ का गर्भकाल कितना दिन का होता है? 150 दिन का होता है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉल यानी कि भेड़ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी का नाम क्या है? तो भेड़। ठीक है, यानी कि डॉली। फिर आगे कह रहा है सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे कह रहा है सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ मेरिनो है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ जो है सो कौन सी है? तो मेरिनो। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सॉरी थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। यहाँ चलिए ठीक है, यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स है। ठीक है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलियर्स है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कुत्ता के बारे में कि कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। ठीक है, कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या 78 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी का मांस चेवन या मटन, जबकि गाय का मांस बीफ, जबकि हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। तो याद रखेंगे कि बकरी के मांस को चेवन या मटन कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, हिरन के मांस को वेनिसन कहा जाता है। इसी के बारे में आगे कह रहा है कि सूअर के मांस पोर्क कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो पोर्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आगे कह रहा है कि टोमवर्थ बर्कशायर सूअर की एक नस्ल है।
ठीक है। टोमवर्थ और बर्कशायर जो है सो किसकी एक नस्ल है, प्रजाति है, तो सूअर की एक नस्ल है। ठीक है। आगे कह रहा है मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। ठीक है। तो मांस उत्पादन के लिए पाए जाने वाले मुर्गियों को क्या कहा जाता है, तो ब्रायलर्स के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि टोमवर्थ और बर्कशायर सूअर की एक नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आगे कि मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है सारंग, मूंगा, खैरा, मधुमक्खी की ये सब क्या हैं, नस्लें हैं, यानी कि प्रजाति हैं। सारंग हो गया, मूंगा हो गया, खैरा हो गया, ये सब किसकी नस्ल है, मधुमक्खी के नस्ल है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। ठीक है, सेक्रेशन। तो याद रखें कि मादा में बच्चे पैदा होने के बाद का पहला जो दूध का स्राव होता है उसे किससे क्या कहा जाता है, तो खीस कहा जाता है, सेक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। ठीक है, मोती किसे निकाला जाता है, तो पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। फिर आगे कह रहा है पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। तो याद रखेंगे कि पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी, जबकि कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है अमरबेल पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, अमरबेल जो है सो क्या है, पूर्ण तना परजीवी है। ठीक है, पूर्णतः जो है सो तना से उत्पत्ति परजीवी है। ठीक है, कष्टकुटा उसे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे कह रहा है जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। तो याद रखेंगे कि जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो टेक्सोनॉमी कहलाता है। फिर आगे कह रहा है स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच की होती है। तो याद रखेंगे कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच की होती है। तो याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि आगे थोड़ा सा चलिए, कह रहा है कि मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। ठीक है, मच्छरों के समूह जो होता है उसे क्या किस नाम से जानते हैं, तो स्वार्म के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी, जबकि तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। फिर आगे कह रहा है मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। ठीक है, मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो पीसीज वर्ग में आती है। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट है कि मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, कह रहा है कि मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। फिर आगे कह रहा है मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, एरिनियोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी तो हो गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंडा का बाहरी खोल तथा शंख जो है किसका बना, शंख जो वगैरह पूजा वगैरह में बजाया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आज का वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जल्द से जल्द जो है हम ऑनलाइन क्लास भी आपको पढ़ा सके। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर कराएं और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि जो है चैनल जो है हमारा जल्दी जो है मोनेटाइजेशन हो जाए, जिससे हम जो है जल्दी लाइव आ सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।